हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीटेट का सीटीपी के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, ओरिजिनल पेपर से सीटेट 2021 के 30 क्वेश्चन सीटीपी के। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। तो ये क्या दर्शाता है? ठीक है, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देता है, लैंगिक भेदभाव को कम करता है, लैंगिक समानता को बढ़ाता है। तो ना तो ये समानता को बढ़ा रहा है, ना ये भेदभाव को कम कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट कट होते हैं। ये लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। जी हाँ, ये लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शा रहा है, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धाओं पर बल देना चाहिए, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेगेटिव पॉइंट्स को कट करेंगे। अटल पाठ्यक्रम यानी फिक्स पाठ्यक्रम को फॉलो करेंगे? नहीं। प्रतिस्पर्धाओं पे यानी कंपटीशन करवाएंगे? नहीं। ठीक है, उनके जो लेबल्ड बेसिस एकेडमिक स्कोर है उसको फॉलो करेंगे? नहीं। ठीक है, तो क्या होगा, हम उनको अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पॉजिटिव टॉपिक ढूंढने हैं, नेगेटिव को एक एक करके कट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सीडीपी के मोस्टली क्वेश्चन सही हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लाइव वेगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या है? ठीक है, तो क्या है, बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित करना। क्या आप उन्हें डिमोटिवेट करोगे? क्या टीचर कभी एक ऐसा काम बच्चों को डिमोटिवेट करने का काम कर सकती है? नहीं। ठीक है, ये पॉइंट कट। अधिगम को पाड़ा या आधारभूत संरचना का काम करना। अब हिंदी में होता क्या है, ठीक है, कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स हो जाते हैं जो कि समझ नहीं आते, तब हम क्या करेंगे, हम इंग्लिश के वर्ड्स को देखेंगे। स्कैप फोल्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सीधी सी बात है, लाइव वाइगोस्की की जो थ्योरी है ना, वो स्कैप फोल्डिंग पे ही बेस्ड है। ठीक है, स्कैप फोल्डिंग और जेडपीडी। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, निकास या प्रवृत्ति। नहीं, गलत है। अर्थहीन प्रक्रिया, गलत है। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया? सेकंड। ठीक है, स्कैप फोल्डिंग। तो इस तरीके से अगर आप लॉजिक ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चंस करोगे ना, तो आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है, मैं पहले ही बता देती हूँ आपको कि जो सोशलिज्म है वो क्या है, दो पार्ट्स में डिवाइड है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, फर्स्ट में क्या होता है, फर्स्ट में उन पार्ट्स को लिया जाता है जो कि बच्चे के साथ में सबसे पहले होते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले वो कहाँ रहता है, तो पहले कहाँ रहता है बच्चा? परिवार में, फैमिली में। ठीक है, सेकेंडरी क्या हो गई, स्कूल, पेयर, ट्यूशन्स, ये सब। ठीक है, तो फर्स्ट क्या हो गया यहाँ पे, किसको फर्स्ट कहा जा रहा है? ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। तो विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है। क्या विद्यालय द्वितीयक कारक है? हाँ, सही है। परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। हाँ, ये भी सही है। विद्यालय समाजीकरण का प्राथमिक कारक है, प्राथमिक है? नहीं, तो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समकक्षी समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। नहीं, गलत। परिवार एवं जनसंचार दोनों ही द्वितीय कारक है। परिवार क्या है? पहला। तो ये तीनों पॉइंट गलत होते हैं, हमारा फर्स्ट आंसर सही है। ठीक है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है, बहुबुद्धि का विकास जो सिद्धांत है वो किस पे जोर देता है? मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो बुद्धि लब्धि का मतलब होता है आईक्यू लेवल। ठीक है, केवल केवल जब भी आ जाएगा आपको इग्नोर करना है। ठीक है, केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जाती है। नहीं, गलत। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। अगर आप एक किसी चीज़ में अच्छे हो तो इसका मतलब ये है कि आप सारी चीज़ में अच्छे हो? नहीं। ठीक है, अगर आप पढ़ने में अच्छे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्पोर्ट्स में भी अच्छे हो, तो गलत। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती है। हाँ, हो सकती है। बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती, व्यक्ति विभिन्नताएं होती है। ठीक है, कोई दौड़ने में तेज होता है, कोई पढ़ने में तेज होता है, कोई लिखने में तेज होता है, किसी की राइटिंग बहुत अच्छी होती है, कोई बोलने में बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो ये व्यक्ति विभिन्नताएं नहीं है, तो क्या नेगेटिव। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो गया? सी। ठीक है, इस तरीके से नेगेटिव पॉइंट्स को ढूंढते जाओ, कैसे भी ढूंढो। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों पॉइंट्स हमको पॉजिटिव लगते हैं, तो उनमें से भी एक ज़्यादा पॉजिटिव जो होता है जिसमें संपूर्ण डेवलपमेंट की बात की होती है, तो हम उसको ही उठाएंगे। ठीक है, उसी को टिक करेंगे। लॉरेंस कॉलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृत करते हैं। ठीक है, तो अब हमने लॉरेंस कॉलबर्ग की 3 थ्योरी पढ़ी थी। ठीक है, एक प्री कन्वेंशनल, फिर कन्वेंशनल, और लास्ट में कौन सी थी? पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, तो जो अच्छा बच्चा या बच्ची वाली कौन सी थी? वो कन्वेंशनल में थी, तो कन्वेंशनल कौन सी है? सेकंड। ठीक है, प्रथागत। तो जो हिंदी के वर्ड्स होते हैं ना वो थोड़े ट्रिकी से होते हैं, मतलब समझ नहीं आते, हर बार अलग अलग वर्ड दे देते हैं, तो आप इंग्लिश की लैंग्वेज को फॉलो कर सकते हो। ठीक है,
और जो टर्म्स होती है वो आप इंग्लिश में याद कर लो, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इंग्लिश में वही सेम सेम आती है और हिंदी में चेंज होती रहती है। तो थोड़ा सा अगर आप इंग्लिश में भी पढ़ लोगे ना पेडागोजी, तो आपके लिए ईजी होगा। तो 7वां क्वेश्चन क्या है, लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिक्षेपण अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। तो वाइगोस्की का सिद्धांत किस पर जोर देता है, किस पे बेस्ड था वो, ठीक है, सांस्कृतिक उपकरणों पर, ठीक है, सामाजिक पर। ओके, इजी था। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। क्या कहते हैं वो, संज्ञानात्मक संरचना क्या है, स्कीमा है, ठीक है। ये ऐसे पॉइंट्स है जो कि आपको याद ही करने हैं, इनमें आप वो नहीं ढूंढोगे, ठीक है, आपको बस पता होना चाहिए स्कीमा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन है। आपने जीन पियाजे या वाइगोस्की की थ्योरीज नहीं पढ़ी है तो लिंक में वीडियो के लिंक में मैं मेंशन कर दूंगी, आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो मैंने बहुत ही इजी तरीके से नोट्स बना के प्रोवाइड कराया है कि कौन से टॉपिक क्या होते हैं। खासकर क्या होता है, जो वीडियोस होती है ना वो इंग्लिश में अवेलेबल होती है बच्चों के लिए, जो कि उनके लिए प्रॉब्लम होती है। तो हमारे सारे नोट्स हिंदी में अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। तो आप प्रीवियस वीडियोज़ जाके देख सकते हो। ज़्यादा वीडियोज़ नहीं है, कुछ 6 से 7 वीडियोज़ होगी, ठीक है, जिसमें सारी थ्योरीज और कुछ मेन टॉपिक्स दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि कौन कौन से वर्ड्स है, किस तरीके से करना है, पॉजिटिव पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, ये सब। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या है, तो पूर्ण संक्रियात्मक, ठीक है। अब इसमें क्या था, पियाजे की 4 थ्योरी थी, ठीक है। पहली क्या थी, सेंसरी मोटर, फिर थी ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल, फिर था ऑपरेशनल, फिर था फॉर्मल, ठीक है। तो इसमें क्या आ रहा है, पूर्ण संक्रियात्मक यानी प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल में क्या, कितने साल का बच्चा होता है, 2 से 7 साल का। अब वो क्या करता है, ठीक है। अमूर्त सोच का विकास, क्या बच्चा इमेजिनेशन करने लगता है इस टाइम पे, नहीं। विचार सोच का केंद्रीकरण हो सकता है। निगमनात्मक सोच, क्या बच्चा हाइपोथेटिस सोच सोचता है उस टाइम पे, नहीं, ठीक है। संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, क्या बच्चों में सीरिएशन आ जाती है इस एज में, 7 साल के बच्चों में रीजनिंग करने लगता है वो, ठीक है, तो नहीं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, विचार सोच का केंद्रीकरण, यानी कि अगर वो किसी चीज़ को अपने नज़रिए से देख रहे हैं ना तो उसके लिए वो चीज़ सही है, यानी कि सोच में केंद्रीकरण का इसका मतलब है ईगोसेंट्रिज्म, ठीक है। यानी कि अगर वो किसी चीज़ को मान लो खिलौने को सच मान रहा है, जैसे कार्टून मान रहा है, तो वो सच है, ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें क्या है, केंद्रीकरण का मतलब यहाँ पे क्या लिया हुआ है कि बच्चा ना एक ही चीज़ को एक ही तरीके से देख पा रहा है, वो उसको अलग अलग डाइवर्सन ढूंढ नहीं पा रहा है वो उसमें, ठीक है। जो 2 से 7 साल का बच्चा है वो एक ही वो उस चीज़ को उसी डायरेक्शन में देखता है, ठीक है। जैसे कि पानी वाला कॉन्सेप्ट ले लो आप, ठीक है, उसको लंबे गिलास में पानी ज़्यादा दिखेगा तो दिखेगा ही, आप उसे कितना समझा लो कि ये गिलास पतला है, नहीं, उसे समझ नहीं आएगा, उसे बस वो दिख रहा है, ठीक है। तो वो उसकी सोच का केंद्रीकरण है, इस तरीके से आप समझो। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है, डेवलपमेंट, ठीक है। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान है, क्या विकास सभी में समान होता है, गलत। विकास केवल केवल आते हैं, गलत, ठीक है। विकास केवल फिर से गलत। विकास बहुआयामी है, हाँ, जो विकास होते हैं ना वो मल्टीपल डायमेंशनल होते हैं, ठीक है, मल्टी डायमेंशन यानी बहुआयामी, यानी हर तरह से हो सकता है। जैसे कि आप एक ही फैमिली के होते हुए भी ना आप उस के जो मेंबर है ना उनमें कई तरह की डाइवर्सिटी देख सकते हो आप, ठीक है, इस तरीके से। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है, तो किस क्रम में होता है, वही पियाजे की थ्योरी का एग्जांपल ले लो आप, ठीक है। पहले सेंसरी, फिर प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशनल, फॉर्मल, ठीक है। तो फॉर्मल कहाँ पे आते हैं, लास्ट, यानी इमेजिनेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, सेंसरी, मूर्त, अमूर्त, ठीक है। बाकी ऑप्शंस को पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी, ठीक है, सीधा हमारा आंसर निकल गया। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार से देखा जाना चाहिए, तो किस प्रकार से देखा जाना चाहिए, अगर एक ही क्लास में अलग अलग तरह के बच्चे हैं, ठीक है, तो परिक्रिया बाधा है, गलत। अध्यापकों के पक्ष में असफल, गलत। योग्य आधारित समूह बनाने का मापदंड, गलत, ठीक है। अध्यापक अधिगम प्रक्रिया में परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, ठीक है, हाँ, बहुत अच्छा है। जैसे कि आप सबको ना अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दो, फिर उनको अलग अलग काम दे दो, ठीक है, प्रोजेक्ट दे दो। जैसे कि अगर कोई वीक बच्चा है तो आप उनको इजी प्रोजेक्ट दो, कोई मुश्किल कोई इंटेलिजेंट बच्चा है तो आप उनको थोड़ा डाइवर्स लेवल पे प्रोजेक्ट दे दो, ठीक है। इस तरीके से आप पॉइंट्स को और जो सब्जेक्ट है वो डिवाइड कर सकते हो उनको प्रोजेक्ट देने के लिए, ठीक है, इस तरीके से। इंपॉर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है, तो ये जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम था ना 2016, से आप याद रखना, तो ये डेट भी आ सकती है एग्जाम में। तो ये किस शब्दावली के लिए, ठीक है,
तो उन बच्चों के लिए जो शारीरिक रूप से दिव्यांग है। ठीक है। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आए क्या नहीं करेगा टीचर। दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, क्या टीचर ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ करेगा? हाँ करेगा। संरचनात्मक शिक्षार्थियों उपागम का इस्तेमाल, हाँ वो भी ये भी करेगा। व्यक्तिगत शैक्षणिक योजना बनाना, हाँ उस बच्चों को पर्सनल अटेंशन देने के लिए भी जो उनको प्लानिंग करनी होगी वो करेगा। तो टीचर क्या नहीं करेगा? शिक्षा शास्त्र व आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। अगर किसी बच्चे को कुछ सीखने में प्रॉब्लम हो रही है तो क्या आप उसको और मुश्किल बनाओगे? नहीं। ठीक है, तो टीचर ये नहीं करेगा। 4th पॉइंट। 16th क्वेश्चन, संरचनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? तो जहाँ पे थिंकिंग हो रही है, ठीक है, यानी कि क्रिएटिविटी हो रही है, तो वो कहाँ पे है? ठीक है, वो कौन सा पॉइंट है? तो कम परिज्ञानता, तो कम ही लिखा है तो नेगेटिव हो गया। ठीक है। अब सारी चिंतन, अति सक्रियता, असतर्कता। ठीक है, तो ये सब नेगेटिव है। तो अब सारी चिंतन यानी डाइवर्सिटी, यानी एक ही चीज़ को कई डाइवर्स तरीक़ों से सोचना। ठीक है, तो यहाँ पे सृजन हो रहा है। ठीक है, जैसे एक फ्लावर है। ठीक है, तो कोई बच्चा कह रहा है इसमें 1 2 3 4 5 6 पेटल्स है। ठीक है, कोई कह रहा है ये येलो है, कोई कह रहा है इसके अंदर के जो ये बर्ड्स ये ब्राउन कलर के। तो ये क्या है? संरचनात्मक है। ठीक है, वो एक ही फ्लावर को कई तरीके से देख रहा है। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम्पल लूँ। 17th क्वेश्चन, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? ठीक है, विविधता संबंधित मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। क्या आप टालोगे? अगर आपको कोई कुछ बता रहा तो क्या आप उसको टालोगे? ऐसे ही टीचर बनोगे आप? नहीं। ठीक है, विविध विन्यासों से उदाहरण लोगे। क्या आप अलग अलग चीज़ों से उदाहरण उठाओगे, एग्जाम्पल्स लोगे? हाँ ले सकते हैं। सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करोगे। क्या सभी के लिए सेम असेसमेंट बनाओगे? नहीं, सब बच्चे अलग अलग होते हैं। ठीक है, गलत है। ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक। क्या नकारात्मक चीज़ों का इस्तेमाल करोगे? नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 2nd। ठीक है। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? ठीक है, तो किस प्रकार करेंगे? लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देना। अभ्यास करा सकते हैं, ठीक है, बट उतना अच्छा नहीं है। समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया। जब भी कोई फिक्स प्रोसेस आता है ना, फिक्स पॉइंट, तो आप उसको नेगेटिव ही करोगे। ठीक है, ये गलत है। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना, हाँ दे सकते हैं। विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करना, नहीं बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या है? 3rd। ठीक है, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? बच्चों को दंड देकर? नहीं। प्रवीण अभिमुखी लक्षणों पर जोर देकर। अभिमुखी यानी गोल ओरिएंटेड। ठीक है, मतलब खुद में व्यस्त। बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर। क्या आप बच्चों को बिल्कुल ही आसान क्रियाकलाप देते रहोगे? नहीं। उनको याद करवा के? नहीं। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया? 3rd। ठीक है, अभिमुखी लक्षणों पर जोर देकर, जिनसे बच्चा खुद अपने आप पे फोकस करता है। ठीक है, मतलब खुद से बात करने की कोशिश करता है, अपने आप से सवाल करता है, इस तरीके से। शर्मिंदगी। ठीक है, शर्मिंदगी क्या है? ठीक है, शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई प्रभाव नहीं है। अगर कोई मान लो आप खुद ही किसी चीज़ को लेकर शेम फील कर रहे हो, तो क्या ये आपके ब्रेन को बिल्कुल इफेक्ट नहीं करेगा? करेगा। ठीक है, तो ये गलत है। संज्ञान का शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। हाँ पड़ सकता है, बिल्कुल पड़ सकता है। बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। क्या आप बच्चों को मोटिवेट करने के लिए उनको शेम फील कराओगे? नहीं, बिल्कुल गलत पॉइंट। शर्मिंदगी के भाव को अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना। क्या आप बच्चे की बार बार इंसल्ट करोगे? नहीं। तो इसका आंसर क्या है? 2nd। ठीक है, इस तरीके से नेगेटिव पॉइंट्स को टिक करते जाओ तो आपका जो सही आंसर है वो अपने आप निकल आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर होता है 2nd। निम्न में से अध्यापक अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? तो कौन सा है? विषय वस्तु को यंत्रवत याद करवाना। गलत, कभी याद नहीं करवाना। संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, हाँ खोज सकते हैं। बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, बिना तो नेगेटिव वर्ड है तो गलत। नकल कराना, गलत। तो सही क्या हो गया? 2nd। ठीक है, एक अध्यापिका को दिए गए किसी क्रियाकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रियाओं के लिए अर्थपूर्ण है। इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियाँ
करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। क्या आप बच्चों को अलग अलग बैठाओगे? नहीं, गलत। ठीक है। अधिगम केवल त्रुटियों का शोधन पर निर्भर करती है, गलत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। ठीक है। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में अर्थपूर्ण है। यानी कि जब आपको पता चलेगा ना कि बच्चा कहाँ पे गलत कर रहा है, तो इससे आपका अधिगम और ज़्यादा सुधरेगा। ठीक है, और ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाएगा। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, कब होती है कठिनाई? सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत करें। अगर आप बच्चों को अलग अलग तरीके से बताओगे तो ऑब्वियस सी बात है, बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाएगा। ठीक है, बट इसके सारे पॉइंट्स पढ़ते हैं। वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होगा। अगर वो अभिप्रेरित है तो ये तो कठिनाई है ही नहीं। सामाजिक संदर्भ में सामाजिक रूप नहीं, ये भी ठीक है। सोसाइटी को तो एक पॉजिटिव इफेक्ट बताया गया है लर्निंग में। ठीक है। विषय वस्तु का बहुरूप, ठीक है, मल्टीपल आ गया तो मतलब पॉजिटिव है। तो इसका नेगेटिव पॉइंट क्या होता है? ये अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत करना। अगर आप बच्चों को अलग अलग तरीके से कुछ भी चीज़ बताओगे तो बच्चा कन्फ्यूज हो जाएगा। ठीक है। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? तो कौन सी है? उच्च उत्तेजना और उच्च भय। बच्चे में ज़्यादा ही उत्तेजना है, ठीक है, कुछ सीखने की, तो उसमें डर भी ज़्यादा है, तो गलत। निम्न उत्तेजना, उच्च भय। ठीक है। कम प्रेरित है वो पढ़ने के लिए, बट उसमें डर भी ज़्यादा है, तो ये भी गलत। थर्ड, संतुलित उत्तेजना। ठीक है, हाँ वो संतुलित है और उसमें कोई भय नहीं है, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है हमारा। ठीक है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था यही है। अधिगम का संरचनात्मक विचार पर सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, ठीक है, अधिगम का संरचनात्मक विचार ये सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में क्या होना चाहिए। ठीक है, बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती। क्या बच्चों की कोई भूमिका ही नहीं होती है? गलत। ठीक है। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर होते हैं। गलत। बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। वेरी गुड, ये पॉइंट हमारा सही है। ठीक है। बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तक पर निर्भर रहते हैं। गलत। पाठ्य पुस्तक से नहीं, वो एक्टिविटी के थ्रू, गेम्स के थ्रू, अपनी एक्सपीरियंस के थ्रू हर तरीके से सीखते हैं। ठीक है, तो ये गलत है। तो ठीक है, इस तरीके से अगर आपको एक सही पॉइंट मिल भी जाता ना, तो पर फिर भी आप उसके सारे पॉइंट्स पढ़ना। ठीक है, जो बेस्ट लगे ना उसी को ही टिक करना, बेस्ट में से बेस्ट। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? तो लर्निंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सुसाध्य, योग्यता, अटल, फिक्स। फिर गलत। ठीक है, अटल जब भी आएगा नेगेटिव। प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई बच्चा अपने एफर्ट्स लगा रहा है सीखने में, तो क्या उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? गलत। असफलता अनियंत्रित है। गलत। ठीक है, तो इसका सही पॉइंट क्या है? फर्स्ट। यानी हम अपनी एबिलिटीज़ को या फिर हमारी जो कैपेसिटी है उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट। ठीक है। निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? तो कहाँ पे बच्चे का कंसेप्शनल अंडरस्टैंडिंग हो रही है? ठीक है, इसको देखते हैं। प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं। गलत। पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षार्थी। नहीं। बारंबार परीक्षा, अन्वेषण व संवाद। तो अन्वेषण और संवाद से क्या होता है? ठीक है, डायलॉग एंड इंक्वायरी। तो क्या ये बच्चे का संकल्पनात्मक समझ में इम्प्रूवमेंट कर रही है? नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? सेकंड। तो हमारा राइट आंसर क्या है? अन्वेषण व संवाद। ठीक है, जिसके ज़रिए बच्चा क्या होगा? इन्वॉल्व होएगा अंडरस्टैंडिंग में। ठीक है, लर्निंग में। तो हमारा राइट आंसर है फोर्थ। ठीक है। एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है, वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है? वाइगोस्की की भाषा व चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार किस प्रकार का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? यानी प्राइवेट स्पीच। ठीक है, सेल्फ टॉक। तो वाइगोस्की की थ्योरी में दिए, तो ये क्या है? ये क्या दर्शा रहा है? ठीक है, तो आत्मकेंद्रिता। ठीक है, ईगोसेंट्रिज्म, यानी खुद से बात करना। मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य होना चाहिए। तो मूल्यांकन की पद्धति का क्या लक्षण होना चाहिए? विद्यार्थियों को नामांकित करना, सिर्फ उनको एडमिशन देके बैठा देना, यानी उनको लेबलिंग कर देना। गलत। योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना। क्या आप उन्हें बांटोगे? नहीं। विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं को पहचानना। हाँ, जब हम बच्चे का टेस्ट लेते हैं ना, तो इससे हमें पता क्या चलता है कि बच्चे को कहाँ पे उनको कुछ नई चीज़ सीखने की नीड है,
कहाँ पे वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हमें हमें उनकी जो प्रॉब्लम है उनकी हम पहचान कर सकते हैं। और इससे क्या होते हैं, बच्चा किन किन चीज़ों में अच्छा है, यानी वो मोर टैलेंटेड है कि नहीं, उसका भी पता चलता है, ठीक है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बच्चों के विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है। केवल अनुवांशिक पर, केवल जब भी आ जाएगा तो को नेगेटिव कर देंगे, ना अनुवांशिक ना पर्यावरण, गलत। अनुवांशिक एवं पर्यावरण की पारस्परिक पर, ठीक है। तो जो विभिन्नता है, विकास क्या है, विकास कैसा होता है, अनुवांशिक और पर्यावरण दोनों का उस पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारे CDP के 30 क्वेश्चन पूरे होते हैं। तो आप बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। और आपको वो ये जो तरीका था पॉइंट्स को एलिमिनेट करने का, ठीक है, ये आपको ठीक कैसा लगा, आप इसे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।